फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं द स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। यानी कि हम लोग ऐसा देखेंगे कि ऐसी वेव जो कि एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से दोबारा पहली जगह के बीच में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करके एक वेव क्रिएट करती है, उसे हम लोग स्टेशनरी वेव कहते हैं। कहने का मतलब है ये जो वेव है ये वेव आगे नहीं बढ़ती है, ये एक ही एरिया के अंदर जो है बार बार प्रोपोगेट करती रहती है, राइट। अब इसको समझने के लिए हमारे पास दो प्रिंसिपल्स का समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल और दूसरा है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का प्रिंसिपल, और ये दोनों ही हम लोग पहले समझ चुके हैं, राइट। तो इन दोनों की मदद से हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली एक स्टेशनरी वेव या फिर एक रिफ्लेक्टेड वेव कैसे क्रिएट होती है, राइट। रिफ्लेक्टेड वेव वो भी रुकी हुई एक जगह पे एक ही एरिया के अंदर, राइट। तो उसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक एरिया है जिसके दोनों जो बाउंड्रीज है वो डेंसर है, यानी कि यहाँ से ही जो वेव है ये पार करके जाएगी नहीं और यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन ही होगा, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है जहाँ पर मैंने इसकी वेवलेंथ को 4 हिस्सों में बांटा है, 0, λ/4, λ/2, 3 λ/2 और ये लैम्डा, राइट। और इसी तरीके से जो टाइम है वो 0, T/4, T/2, 3T/2 और T, इस तरीके से बांट दिया। अब इसी फिनोमिना इसी एरिया के अंदर जो है हमारी वेव क्रिएट होगी और प्रोपोगेट करेगी, राइट। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट से हम लोगों ने एक वेव क्रिएट की है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ से शुरू होती हुई यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है, राइट। ये तो एक वेव का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिल जाता है, राइट। अब हमें ये देखना है कि T/4 टाइम के बाद T/4 टाइम के बाद इस वेव का क्या होता है। देखिए, T/4 टाइम के बाद ये जो मेरी वेव है इसका ये जो क्रेस्ट आप लोग देख रहे हैं ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इसका ये जो क्रेस्ट जो यहाँ पर था वो क्रेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस वेव है, तो कुछ इस तरीके से इसका चित्र बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट करते हुए आगे बढ़ेगी, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्योंकि पहले ये वेव यहाँ गई, यहाँ थी, इसका क्रेस्ट यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये जो वेव है ये वाला जो हिस्सा है ये भी आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये वेव बन जाएगी, राइट। उसके बाद T/2 टाइम पे, यानी कि और T/4 जो समय निकल जाने के बाद ये जो मेरा क्रेस्ट है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपको पता है जो क्रेस्ट होता है इसके अंदर वो मोशन करता है, हमें अच्छी तरीके से पता है। तो क्रेस्ट का मोशन हुआ तो ये यहाँ से आया, यहाँ आया, तो इस तरीके से ये वाला जो ट्रॉफ था मेरा वो यहाँ आ गया। तो यानी कि T/2 समय निकल जाने के बाद जो वेव है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो गई, राइट। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये जो मेरा ट्रॉफ है यहाँ आ गया। अब होगा क्या, 3T/2 यानी कि और समय निकल जाने के बाद ये जो मेरा क्रेस्ट है वो क्रेस्ट जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, राइट। जब ये यहाँ आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी वेव दोबारा, राइट। और फिर T समय के बाद यानी कि एक पूरा चक्कर हो जाने के बाद ये जो मेरा क्रेस्ट था ये आगे बढ़ेगा और ये वापस जैसा T/0 पे था वैसे ही बन जाएगी वेव। देखिए, दोबारा आप समझने की कोशिश कीजिए कि वेव में सबसे पहले जो मेरा क्रेस्ट था वो यहाँ था, यहाँ का वो आगे बढ़ा, मतलब यहाँ आ गया तो इस तरीके से वेव बन गई। उसके बाद और आगे बढ़ा तो इस तरीके से बनी, उसके बाद और किनारे पे पहुँचा तो इस तरीके से बनी, और फिर और आगे बढ़ा तो फिर दोबारा वो फिनोमेना जो है वो रिपीट हो गया। यही तो होता है वेव के अंदर, पहले क्रेस्ट एक पॉइंट पे, फिर दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, फिर चौथे पॉइंट पे, इस तरीके से क्रेस्ट आगे बढ़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि दोनों डेंसर मीडियम है मेरे, तो यहाँ पर जो मेरा क्रेस्ट जो मेरी पहली सिचुएशन थी ये वाली, घूम फिर के पूरा टाइम निकलने के बाद, मतलब एक चक्कर काटने के बाद वापस वही सिचुएशन आ गई। इसका मतलब ये जो मेरा क्रस्ट है वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो इसी हिस्से के अंदर सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या है, बार बार गति कर रहा है, बार बार मोशन कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये जो मेरी वेव है बन रही है। अब देखिए, अगर ये वेव यहाँ से यहाँ गई है तो यकीनन इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा, रिफ्लेक्टेड वेव भी बनी होगी। तो देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब ये वेव यहाँ से यहाँ गई तो हुआ क्या, उस टाइम पे एक रिफ्लेक्टेड वेव और बनी T/0 पे, वो बिल्कुल इसी के जैसी थी, मतलब इसी वेव के जैसी थी, वो कुछ इसी तरीके से, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप लोग देख सकते हैं, ये इसी तरीके से रिपीट में हो रही है। फ़र्क ये है कि ये जो मेन वेव है मेरी वो इस तरफ जा रही है और डॉट डॉट वाली जो वेव है वो इस तरफ वापस आ रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, T/4 जब समय निकला तो उस टाइम पर इस वाली जो वेव है मेरी डॉट डॉट वाली जो वेव है उसका जो ट्रॉफ है वो इस तरफ किसका, ध्यान दीजिए। जब शुरुआत में इसका पहली वाली का जो हम लोगों ने ओरिजिनल वेव बनाई है उसका इसका जो क्रेस्ट था वो यहाँ से यहाँ गया था, वैसे ही उसी समय पे बिल सेम टाइम के ऊपर उसका जो इसका दूसरी वाली जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है उसका जो ट्रफ है वो यहाँ से यहाँ गया। मतलब ये हुआ कि पहली वाली का जो क्रेस्ट है वो यहाँ से यहाँ आया, आगे बढ़ा, यहाँ पर ये जो मेरी रिफ्लेक्टेड क्रिएट हुई उसका जो ट्रफ है वो यहाँ से यहाँ आया, मतलब दोनों साथ में बढ़ी। समझ में आया, रिफ्लेक्ट हुई तो साथ में बढ़ी, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये मेरी जो वेव है, हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इसका दोबारा जो फिनोमिना है उस वेव के जैसा बन गया और खिसक गया उसका ट्रॉफ, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आया तो ये इस तरीके से बन गई वेव, राइट।
क्यों? क्योंकि इसमें इसने अपना जो ऊपर वाली जो हमारी जो वेव है उसने अपना क्रस्ट भी तो खिसका लिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे उसने यहाँ से यहाँ क्रस्ट खिसकाया, उसने यहाँ से यहाँ ट्रॉफ खिसकाया, ठीक है। तो इस तरीके से वेव का फिनोमेना क्रिएट हुआ, राइट। उसी तरीके से इसने अपना जो क्रस्ट है, पहली वाली जो अपना क्रस्ट है, ये अपने कोने पे लेके आया, तो इसने अपना ट्रॉफ और खिसका लिया, ये भी कोने पे आ गया ट्रॉफ। समझ पा रहे हैं आप कि पहले ऊपर वाली क्या कर रही है, ओरिजिनल वेव क्या कर रही है, अपना क्रस्ट खिसकाते खिसकाते कोने पे ले आई। नीचे वाली जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो अपना ट्रॉफ खिसकाते खिसकाते यहाँ ले आई, कोने पे ले आई, और फिर लास्ट में वापस दोनों एक जैसी होगी, राइट। यानी कि पहले एक जैसी थी टी बराबर पे 0 पे, फिर टी बराबर 4 पे भी, मतलब टी बराबर टी पे, एक्चुअली T/4 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 करते हुए टी बराबर टी पे भी एक जैसी होगी। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद दिखाने का ये था कि मैंने जो वेव क्रिएट करी वो पहले इस तरीके से मोशन किया, उसका जो ट्रफ है वो बार बार आगे बढ़ता गया और इस तरीके से उसने एक ही जगह पर मोशन किया। उसी समय जो रिफ्लेक्टेड वेव थी उसने क्या किया, उसने भी यही किया, उसने अपना जो ट्रॉफ है वो खिसकाते हुए ले गई। पहली वाली ने क्रस्ट खिसकाया, दूसरी वाली ने ट्रॉफ खिसकाया, इस तरीके से मेरी वेव तैयार हो गई। अब यहाँ पर देखने लायक चीज़ क्या थी? अब देखिए यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है कि जब जब ये दोनों वेव्स का सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस एक जैसा हुआ, जैसे कि ये वेव देख लीजिए ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर ये जो मेरा पार्टिकल है इसको हमारी ओरिजिनल वेव भी ऊपर की तरफ खींच रही है, रिफ्लेक्टेड वेव भी ऊपर की तरफ खींच रही है, तो होगा क्या, दोनों को एल्जेब्रिकली जोड़ देंगे सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, 2a हो जाएगा, राइट। यानी कि +a + 2a हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर इसको ये नीचे की तरफ खींच रही है हमारी वाली ओरिजिनल वेव, और ये रिफ्लेक्टेड वेव भी नीचे की तरफ खींच रही है, यानी कि -a माइनस का 2a। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, एम्पलीट्यूड डबल हो गया, यानी कि जो वेव का एम्पलीट्यूड है डबल हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। वहीं दूसरी पोजीशन पे T/4 पे आओगे तो ये जो मेरी ओरिजिनल वेव है इसे नीचे की तरफ खींच रही है, मेरी रिफ्लेक्टेड वेव इसे ऊपर की तरफ खींच रही है, यानी कि ये 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे ये पहले से 0 है, वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, ये भी 0 है, मतलब यह इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये 0 है, ये पहले से 0 है। इस तरीके से पूरी लाइन पे ये जो मेरे पार्टिकल हैं ये ऑक्सीलेट नहीं करेंगे, ये सीधे के सीधे निकलेंगे। ऊपर क्या हो रहा था, डबल हो गया एम्पलीट्यूड, राइट। यहाँ पे क्या है, 0। इसी तरीके से T/2 पे आओगे तो वही होगा कि डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से आप नीचे 3T/2 पे आओगे तो सिंपली सीधे निकल जाएगा, 0 रहेगा। इसी तरीके से T/T पे आओगे तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक वेव को। समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, हमारी जो वेव आती है, तो होता क्या है, ये मेरी ओरिजिनल वेव है, ओरिजिनल वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 2a हो जाता है, इस तरीके से जाती है। रिफ्लेक्टेड वेव आती है, ये 2a करके जाती है। तो अब आप देख सकते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कि मैंने एक वेव यहाँ से छोड़ी, डेंसर मीडियम से छोड़ी, वो डेंसर मीडियम से जाकर के टकराई, वो दोबारा आई। अब दोबारा आई तो दोबारा आने में क्या हुआ, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी एक रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से हमने इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ते हुए देख लिया। तो अब आप कहेंगे कि स्टेशनरी वेव कैसे हुई? देखिए, एक नॉर्मल वेव में क्या होता है, नॉर्मल वेव में ये होता है कि जो क्रेस्ट है वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। लगातार आगे बढ़ने से मेरा मतलब है हर जो उसका पार्टिकल होता है वो लगातार आगे बढ़ता है। एक नॉर्मल वेव कुछ इस तरीके से दिखती है, उसका जो हर पार्टिकल होता है वो कभी ना कभी क्रेस्ट पे जरूर आता है, इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है ना वेव, इस तरीके से बढ़ती है ना आगे, राइट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि इसका जो बीच का पार्टिकल है ना यही क्रेस्ट पे रहेगा, बाकी के जो पार्टिकल है ना वो कभी क्रेस्ट पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों डेंसर मीडियम लगे हुए हैं, ये वेव आगे नहीं बढ़ रही है एग्जैक्टली। ये वेव हो क्या रहा है कि ये वेव यहाँ से निकली, यहाँ टकराई, दोबारा वापस गई, फिर ये दोबारा टकराई, इस तरीके से ये जो है ओवरलैपिंग कर रही है बार बार। यानी कि पहले जो मैंने वेव भेजी राइट की तरफ, वो राइट से टकरा के दोबारा लेफ्ट की तरफ आई, फिर लेफ्ट से टकरा के दोबारा राइट की तरफ गई। तो इस तरीके से बार बार ओवरलैप करती जाती है, ओवरलैप करती जाती है। तो इस बीच में हो क्या रहा है कि ये जो बीच का मेरा पार्टिकल है यही क्रस्ट पे रहेगा, ये बीच का मेरा पार्टिकल है यही ट्रॉफ पे रहेगा, बाकी जो पार्टिकल हैं वो कभी भी क्रेस्ट पे नहीं आएंगे। मतलब ये हुआ क्रेस्ट आगे बढ़ेगा नहीं, क्रेस्ट आगे नहीं बढ़ेगा तो ये प्रोग्रेसिव वेव कैसे कहलाएगी? ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं कहलाएगी। यानी कि जो प्रोग्रेसिव नहीं है वो स्टैंडिंग है, और स्टैंडिंग यानी कि स्टेशनरी, मतलब एक जगह पे खड़ी हुई है, राइट। तो इसका मतलब इनकी जो ओवरलैपिंग है वो चलती रहती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये टकराती रहती हैं और बार बार कभी एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, कभी ये बिल्कुल शांत हो जाती है। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक परफेक्ट स्टेशनरी वेव में हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ जगहों पर जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाता है, कुछ जगहों पर जो एम्पलीट्यूड है वो 0 रहता है, राइट। मतलब इन सभी को जब आप मिलाओगे तो अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, कुछ इस तरीके से वेव क्रिएट होगी। अच्छा, इसके जो पार्ट जहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड डबल हो गया, इसको आप लोग कहोगे एंटी नोड्स।
एंटी नोड्स मतलब यहाँ पर जो है डबल हो गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है डबल हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ पार्ट्स पे आपको जीरो दिखेगा, मतलब कुछ पार्ट पे आपको डिस्प्लेसमेंट नजर ही नहीं आएगा, इस पार्ट को आपको कहेंगे नोड्स। यानी कि नोड्स और एंटी नोड्स का मतलब आप समझ पा रहे हो। तो आप इसकी ओरिजिनल पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए, ये है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक जगह से वेव शुरू होती है, दूसरी जगह टकराती है, दूसरी जगह से वापस आती है। इस तरीके से जो मल्टीपल टाइम जब ये होगा ना, इस चीज़ को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का, मैग्नेटिज्म का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम होगा ना, तो आप लोग देख पाएंगे कि नोड्स और एंटी नोड्स, यानी कि कुछ जगहों पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, कुछ जगहों पे डिस्प्लेसमेंट डबल। तो इस तरीके से एक स्टेशनरी वेव हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये हमारे सामने खड़ा होता है कि जिस मीडियम में हम ये काम कर रहे हैं, मतलब डेंसर से डेंसर में ये काम कर रहे हैं, उस पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, उसके ऊपर कई सारी कैलकुलेशन होती हैं, कई सारी चीज़ें हैं इस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ये काम किस किस काम आती है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन यूज़ होते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन हमें अगली वीडियो में करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक स्टेशनरी वेव एक्चुअली फॉर्मेट कैसे होती है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि एक वेव हमने क्रिएट करी, वो दूसरे मीडियम से टकराई, दोबारा आई, फिर दोबारा ये टकरा के दोबारा गई, मतलब एक रिफ्लेक्टेड वेव जो है, मतलब रिफ्लेक्टेड जो वेव्स होती हैं वो सारी मिल करके इस वेव को क्रिएट करती है, राइट। और ये सारी जब मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, मतलब बहुत करती हुई लगातार ये करती रहती है ना, तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहला होता है नोड्स, जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और दूसरा होता है एंटी नोड, यानी कि जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाती है हमारी स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव, जो एक जगह पे खड़ी रहती है, राइट। सो आई होप आपको ये स्टेशनरी वेव का जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्टेशनरी वेव को हम लोग फॉर्म करते हैं। आगे हम लोग इसके इफेक्ट समझेंगे इस मीडियम के ऊपर क्या होते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टेशनरी वेव समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।